नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय मीडिया की, मतलब इसका जो मौजूदा हाल है। हाँ, एक बहुत ही अहम मुद्दा है आजकल। बिल्कुल। हमारे पास एक लेख है, भारतीय मीडिया सत्य और शोर के बीच। उसी के कुछ पॉइंट्स पर हम आज चर्चा करेंगे। अच्छा। समझने की कोशिश करेंगे कि भाई जानकारी हम तक पहुंच कैसे रही है, क्या दिक्कतें आ रही है रास्ते में, और इसका हमारे लोकतंत्र पर, हमारे डेमोक्रेसी पर क्या असर पड़ रहा है। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। देखते हैं भारत में मीडिया का सफर कैसा रहा, आज क्या स्थिति है। और ये प्रेस की स्वतंत्रता वाली बात, इस पर जो चिंताएं हैं। हाँ, और फिर लोकतंत्र के लिए इसके क्या मायने हैं। ठीक है। तो पहला एक सीधा सा सवाल उठाते हैं। हमारा संविधान, मतलब अनुच्छेद 19(1)(a), वो तो कहता है कि बोलने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। हाँ, बिल्कुल है। पर क्या जो कागज पर लिखा है वही असलियत है? जमीन पर क्या हो रहा है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, सफर तो खैर बहुत लंबा है। 1780 में वो हिक्कीज बंगाल गैजेट आया था। हाँ, पहला अखबार। हाँ, वहां से लेकर आज ये डिजिटल युग तक। और थ्योरी में जैसा आपने कहा, अनुच्छेद 19(1)(a) है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन देता है। वही प्रेस की आज़ादी का आधार है। बिल्कुल। लेकिन वो जो रैंकिंग वाली बात है वो थोड़ी चिंता बढ़ाती है। हाँ, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, भारत की रैंकिंग गिरी है। 2019 में 140 थी और 2023 में तो 161 तक पहुंच गई थी। अब थोड़ी सुधरी है, 151 पर आई है 2024 में। पर ये सुधार भी बहुत ज्यादा नहीं लगता, मतलब नीचे ही है काफी। सही बात है। और जो संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, RWB, वो तो ट्रैक करती है इसे। उन्होंने तो स्थिति को बहुत गंभीर बताया है। तो यहीं पर वो फर्क दिखता है। कानूनी तौर पर क्या है, मतलब दे जूरे, और असल में क्या हो रहा है, डी फैक्टो। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि कानूनी सुरक्षा तो है, पर शायद जमीनी हकीकत पर कुछ और दबाव हावी है। और इन दबावों में एक बड़ा फैक्टर शायद ये है कि मीडिया किसके हाथ में है, ओनरशिप पैटर्न। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ बड़े मीडिया हाउस हैं जो बड़े कारोबारी घरानों या ऐसे लोगों के पास हैं जिनके राजनीतिक कनेक्शंस हैं। जैसे कुछ उदाहरण भी है, नेटवर्क 18 और अंबानी समूह। लोकमत और कांग्रेस का कनेक्शन रहा है, या जी मीडिया और भाजपा का। और सरकारी मीडिया तो है ही, DD न्यूज, AIR। तो मतलब कुछ ही लोगों के हाथ में काफी मीडिया आ गया है। IDW ने भी इस पर चिंता जताई है। हाँ, क्योंकि इससे विविधता, मतलब अलग अलग तरह की आवाजें कम हो सकती हैं। और इसका असर फिर खबरों पर पड़ता है। जैसे मतलब क्या खबरें छपेंगी, क्या नहीं, इस पर असर। हाँ, बिल्कुल। खबरों का चुनाव, उनका नजरिया, ये सब प्रभावित हो सकता है। फिर एक निर्भरता होती है सरकारी विज्ञापनों पर। अच्छा, वो तो एक तरह का फाइनेंशियल प्रेशर हुआ। हाँ, या फिर फंडिंग कुछ शर्तों के साथ आती है। तो ये सब कहीं ना कहीं पत्रकारिता की जो निष्पक्षता होनी चाहिए उस पर सवाल उठाता है। और इसी से जुड़ा एक और पहलू है जो और भी परेशान करने वाला है, सेंसरशिप और पत्रकारों को निशाना बनाया जाना। हाँ, ये बहुत गंभीर बात है। हमने देखा है कि ग्लोबल न्यूज आउटलेट्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स तक ब्लॉक करने के आरोप लगे हैं, कानूनी मांगों के नाम पर। ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र था, जिसमें हजारों अकाउंट्स ब्लॉक करने के आदेश थे। और ये सिर्फ ऑनलाइन नहीं है। जो पत्रकार सरकार की आलोचना करते हैं उन पर कई बार राजद्रोह जैसे गंभीर आरोप लगे हैं, क्रिमिनल केस हुए हैं। आंकड़े भी तो कुछ बता रहे थे आप। हाँ, 2023 में 5 पत्रकारों की हत्या हुई और करीब 226 पत्रकारों को किसी न किसी तरह से निशाना बनाया गया। 5 पत्रकारों की हत्या? जी। महिला पत्रकारों को भी गिरफ्तारी और FIR का सामना करना पड़ा है। फिर हिंदुत्व समर्थक समूहों की तरफ से नफरती अभियान, धमकियां, ये सब भी माहौल खराब करता है। और सिर्फ सरकार या समर्थक ही नहीं, पिछले साल विपक्षी गठबंधन इंडिया ने भी तो 14 पत्रकारों का बहिष्कार किया था। हाँ, वो भी हुआ था। तो दबाव कई तरफ से है। इस सब का असर क्या होता है फिर? मतलब पत्रकारों पे क्या बीतती है? डर सा बैठ जाता है क्या? बिल्कुल। इसे चिलिंग इफेक्ट कहते हैं। एक ऐसा माहौल बन जाता है जहां पत्रकार खुद ही, मतलब सेल्फ सेंसरशिप करने लगते हैं। अच्छा, कि भाई पंगा क्यों लेना? हाँ, कि संवेदनशील मुद्दों पर लिखने या बोलने से कतराने लगते हैं। तो ये सिर्फ बाहरी दबाव नहीं, अंदरूनी डर भी पैदा करता है। और जाहिर है जब ऐसा होगा तो इसका सीधा असर हमारे लोकतंत्र पे पड़ेगा। लोगों का भरोसा मीडिया पर वो कम होता होगा। हाँ, भरोसे में कमी तो एक बड़ी चुनौती है। जब लोगों को लगता है कि मीडिया पक्षपाती है या फेक न्यूज़ फैल रही है, तो समाज और बंट जाता है और विश्वास घटता है। और एक चीज और देखने में आती है, सनसनीखेज खबरें वो हावी हो जाती हैं। बिल्कुल। जैसे सुशांत सिंह राजपूत केस था या आर्यन खान का मामला।
इन पर घंटों कवरेज चलती है, जबकि जो जरूरी मुद्दे हैं, नीतिगत मसले, वो पीछे रह जाते हैं। सही कहा। जस्टिस कुरियन जोसेफ ने भी तो टिप्पणी की थी कि मीडिया लोकतंत्र, संविधान, सत्य की रक्षा में शायद उतना सफल नहीं हो पा रहा। और मीडिया ट्रायल की भी बात आती है अक्सर। हाँ, यानी अदालत का फैसला आने से पहले ही मीडिया में किसी को दोषी या निर्दोष मान लिया जाता है। नीतीश कटारा, जेसिका लाल जैसे मामलों में ये दिखा था। इससे तो निष्पक्ष सुनवाई का जो अधिकार है उसका हनन होता है। बिल्कुल। और सोशल मीडिया पर गलत सूचना, हेट स्पीच, ऑनलाइन बदमाशी, ये तो एक अलग ही सरदर्द है। तो अंत में होता क्या है? अगर मीडिया सरकार से सवाल नहीं पूछेगा या खुद ही प्रोपेगेंडा फैलाएगा, तो फिर मतदाता का फैसला प्रभावित होता है, उनकी सच्चाई की समझ बिगड़ती है और इससे सत्ता एक जगह सिमटती जाती है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। स्थिति तो वाकई गंभीर लगती है। तो फिर रास्ता क्या है? ये जो चौथा स्तंभ कहते हैं मीडिया को, इसे वापस कैसे मजबूत किया जाए? देखिए, एक तो पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग उठ रही है। खासकर सोशल मीडिया पर जो पाबंदियां लगती हैं, उसमें ज्यादा ट्रांसपेरेंसी हो कि भाई क्यों ब्लॉक किया, क्या कानूनी आधार है। हाँ, और उसकी स्वतंत्र न्यायिक समीक्षा हो सके। प्रेस स्वतंत्रता समूह यही मांग कर रहे हैं। दूसरा, नैतिक पत्रकारिता के जो उसूल हैं, निष्पक्षता, सटीकता, जनहित, उनको फिर से मजबूत करना होगा। विधि आयोग ने भी कुछ सिफारिशें दी थीं शायद। हाँ, पूर्वाग्रह वाली मीडिया कवरेज को रोकने के लिए। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी अहम है, जैसा पूर्व CGI YK सबरवाल ने कहा था। इस बीच एक नया ट्रेंड भी दिख रहा है डिजिटल दुनिया में। यूट्यूब पर ध्रुव राठी जैसे क्रिएटर्स हैं। हाँ, वो फैक्ट चेकिंग कर रहे हैं, मुश्किल मुद्दों को आसान भाषा में समझा रहे हैं। वो खुद को यूट्यूब एजुकेटर कहते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, दिखाता है कि लोगों में जानकारी और विश्लेषण की भूख है। लेकिन जैसा राठी खुद भी मानते हैं, डिजिटल क्रिएटर्स के पास वो संसाधन, वो टीम नहीं होती जो पारंपरिक मीडिया की गहरी खोजी पत्रकारिता, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए चाहिए होती है। तो मतलब दोनों के अपनी अपनी जगह है और अपनी अपनी सीमाएं हैं। पारंपरिक मीडिया की अपनी